डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 91। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत उसे घूर घूर कर देखने लगी। अस्तित्व ने अमानत के चेहरे के करीब अपना चेहरा लाते हुए कहा, व्हाट हैपन्स इलीगल? क्या तुम्हें समझ नहीं आया कि मैंने क्या कहा? अमानत ने जल्दी से अपने आप को संभालते हुए कहा, चुप, बकवास बंद करो, झूठ बोल रहे हो तुम। हम जानते हैं कि तुम हमसे प्यार व्यार कुछ नहीं करते, तुम बस हमें फंसाना चाहते हो। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो जरा ये भी बता दो कि मैं तुम्हें क्यों फंसाना चाहता हूँ। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, क्योंकि हम बाकी लड़कियों की तरह तुम्हारी इस बॉडी को देखकर तुम पर अट्रैक्ट नहीं हुए। हम तुम्हें पसंद नहीं करते, इसलिए तुम हमें फंसाना चाहते हो। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ी देर पहले ही तुमने एक्सेप्ट किया कि तुम मुझे पसंद करती हो, अब दोबारा कह रही हो कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। यू नो व्हाट, तुम्हारा छोटा सा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। पहले जाकर अपने दिमाग का इलाज कराओ। अगर पैसे चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, पर जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे डैड और तुम्हारे भाई के पास बहुत पैसे हैं, तो मुझे तुम्हें पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत अपनी छोटी छोटी आंखों से उसे घूर कर देख रही थी। अस्तित्व ने उसकी आंखों की तरफ देखते हुए कहा, वैसे तुम्हारी आंखें सच में बड़ी क्यूट है। इनफैक्ट तुम ही बहुत क्यूट हो, बिल्कुल टमाटर की तरह दिखती हो। क्या तुम्हारे गालों को खा जाऊं? कहते हुए अस्तित्व मुस्कुराने लगा। अमानत ने जल्दी से अपने आप को संभाला और उसे इग्नोर करके अमानत वहां से जाने लगी। अस्तित्व ने उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, सुनो ना। अस्तित्व के ठंडे हाथों को अपनी कमर पर महसूस करके अमानत की सांसें तेज हो गई, साथ ही उसके पेट में उसे अजीब सी गुदगुदी पैदा होती हुई महसूस हुई। उसने खुद से कहा, क्या सच में हम दोनों एक दूसरे के इतना करीब आए थे? अमानत को उस रात की धुंधली धुंधली याद आई जब दोनों एक दूसरे के कपड़ों को निकाल रहे थे। हालांकि उसे पूरा सब कुछ याद नहीं था, पर उसने अस्तित्व की बातों पर यकीन कर लिया था कि उन दोनों के बीच में सब कुछ हो चुका है। अमानत को कुछ न बोलते हुए देख अस्तित्व ने पीछे से उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, वो क्या है ना, मैं कह रहा था कि क्या सच में मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? अगर नहीं हूँ तो मैं किसी और को ढूंढ सकूँ। आखिर अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मेरी भी ज़रूरत है, मेरी भी डिजायर्स हैं जो कि मैं अपनी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड के साथ पूरी करना चाहता हूँ। अब मुझे तुमसे प्यार तो हो गया है, पर अगर तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता ना। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने पलटकर अस्तित्व को उंगली दिखाते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? अस्तित्व ने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, अरे वही मतलब है जो अभी अभी कहा, तुमसे प्यार करता हूं, पर ये नहीं पता कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। और प्यार में मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता ना, इसलिए अगर तुम सच में मुझसे अलग होना चाहती हो तो मैं खुशी खुशी तुम्हें खुद से अलग होने दूंगा और किसी और को अपनी गर्लफ्रेंड बना लूंगा। आखिर मुझे मूव ऑन भी तो करना होगा। तुम्हें भूलकर किसी और को अपनी जिंदगी में जगह देनी होगी, वरना मेरे नानू को ग्रैंड चाइल्ड कैसे मिलेंगे? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने पैर पटकते हुए कहा, बाहर में जाओ तुम, मुझे अपने घर छोड़ो। कहते हुए अमानत कार में जाकर बैठ गई। अस्तित्व मुस्कुराते हुए जाकर अमानत के बगल में बैठ गया। उसने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, मैं समझ गया, तुम्हारा फैसला क्या है? कहते हुए अस्तित्व खिड़की से बाहर देखने लगा। अमानत छोटी आंखों से अस्तित्व को घूर रही थी। उसने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, हमारा फैसला हमें नहीं पता और ये बता रहा है कि हमारा फैसला क्या है। इसे पता चल गया, समझता क्या है खुद को ये? सोचते हुए अमानत घूर घूर कर अस्तित्व को देख रही थी। कुछ देर के बाद राठौर मैंशन से कुछ दूरी पर अस्तित्व की कार आकर रुकी। अस्तित्व ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, अलविदा। कहते हुए उसने अमानत की तरफ देखा भी नहीं। अस्तित्व को इस तरह से खुद को इग्नोर करते हुए देखकर अमानत गुस्से से पैर पटकते हुए कार से नीचे उतर गई। उसके नीचे उतरते ही अस्तित्व ने कहा, कल से तुम आज़ाद हो, बाय बाय मेरे पहले प्यार। मेरा पहला प्यार तो अधूरा रह गया। कहते हुए अस्तित्व उदासी भरी नजरों से अमानत की तरफ देखने लगा। अमानत कुछ कहती इससे पहले ही अस्तित्व की कार वहां से निकल चुकी थी। अमानत का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने गुस्से से कहा, क्या उसने सच में हमसे ब्रेकअप कर लिया? क्या इसने खुद ही डिसाइड कर लिया कि हम ब्रेकअप के लिए रेडी है?
सोचते हुए अमानत ने चिल्लाते हुए कहा, लंगूर वापस आओ, लंगूर वापस आओ, पर तब तक अस्तित्व की कार वहां से निकल चुकी थी। अमानत गुस्से से पैर पटकते हुए अपने घर के अंदर आ गई। जैसे ही उसने लिविंग रूम में कदम रखा उसका ध्यान अबीर पर गया, जो कि लिविंग रूम में ही बैठा हुआ था और घूर घूर कर दरवाजे की तरफ देख रहा था, जैसे किसी के आने का इंतजार कर रहा हो। अबीर की ऐसी नज़रों को देखकर अमानत ने डरते हुए कहा, क्या भाई हमारे आने का इंतजार कर रहे थे? पर हमने कौन सा कांड किया है? क्या हमने कोई कांड किया है? सोचते हुए अमानत जल्दी से घर के अंदर आ गई। उसने अबीर के पास आकर बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, व्हाट हैपेंड भाई? आप इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए? आप तो 8 बजे तक ऑफिस से आते हो। अमानत की बात सुनकर अबीर ने उसे घूरते हुए कहा, कौन था वो लड़का? अबीर के सवाल को सुनकर अमानत ने धीरे से कहा, भाई कौन सा लड़का? कहते हुए अमानत के चेहरे पर डर नजर आने लगा। अबीर ने अमानत को घूरते हुए कहा, अमानत सवाल पूछा है, उसका साफ साफ जवाब दो। अगर मुझे तुम्हारे मुंह से झूठ सुनने को मिला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने तुम्हें खुली छूट दी है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी करोगी। साफ साफ जवाब दो कि कौन था वो लड़का जिसे तुमने कैंटीन में किस किया था। कहते हुए अबीर की आंखें गहरी हो गई। उसकी बात सुनकर अमानत को अचानक से याद आया कि उसने कैंटीन में सबके सामने अस्तित्व को किस किया था। अमानत के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अस्तित्व ने कहा, अमानत जवाब दो। अमानत ने जल्दी से अपनी घबराहट को छुपाते हुए कहा, भाई वो तो बस हम। अमानत के मुंह से कुछ भी ठीक से नहीं निकल रहा था। अबीर उसे घूरता हुआ अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। अबीर को अपनी तरफ आते हुए देखकर अमानत डर की वजह से अपने कदम पीछे ले रही थी। अबीर ने अमानत के पास आकर उसे बाजू से पकड़कर गुस्से से कहा, जवाब दो अमानत, कौन था वो लड़का? क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? और अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो इस बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या मैंने कभी तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाने से रोका था? मैंने तुमसे सिर्फ इतना कहा था कि अगर तुम्हें कोई पसंद आए तो तुम सबसे पहले मुझे बताओगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी गलत इंसान के साथ अपनी लाइफ खराब करो। अबीर की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर अमानत की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, भाई वो उसका नाम अस्तित्व है। वो हमारे बनारस वाले घर की साइड में जो घर है शेखावत मेंशन, उसके अंदर जो लड़का था जिसने हमें मोटी और भैंस कहा था वो है। कहते हुए अमानत ने मजबूती से अपनी आंखों को बंद कर लिया। अबीर, जिसे पहले ही पता था कि अमानत ने किसे किस किया है, वो बस अमानत के मुंह से सुनना चाहता था। उसने गुस्से से कहा, तो आपने उसे किस क्यों किया? क्या वो आपका बॉयफ्रेंड है? अमानत ने अपनी आंखें खोलकर आंसू भरी आंखों से अबीर की तरफ देखते हुए कहा, हाँ भाई वो हमारा बॉयफ्रेंड है, हमने उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाया है। कहते हुए अमानत सुबक रही थी, उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। अबीर की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर और उसके हाथों की मजबूत पकड़ को अपने हाथों पर महसूस करके उसे दर्द भी हो रहा था और डर भी लग रहा था। अबीर उस पर काफ़ी कम बार गुस्सा करता था, पर जब भी करता था हमेशा उसका गुस्सा भयानक हो जाता था। अबीर ने अमानत के हाथों को छोड़ते हुए कहा, अपने रूम में जाओ। अबीर की बात सुनकर अमानत ने कुछ कहने की कोशिश की, तभी अबीर ने गुस्से से कहा, मैंने कहा अपने रूम में जाओ। अबीर की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर अमानत बिना कुछ कहे दौड़ते हुए वहां से अपने रूम में चली गई। अमानत के जाते ही अबीर ने गुस्से से टेबल पर लात मारते हुए कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो अस्तित्व शेखावत? मैं जानकर ही रहूंगा, मैंने कहा था ना मेरी बहन से दूर रहना। पर लगता है कि तुम्हें ठीक से सुनाई नहीं देता, तुम्हें ठीक से सुनाने के लिए कुछ करना होगा। कहते हुए अबीर गुस्से से वहां से निकल गया। वहीं अमानत अपने रूम में आकर बेड पर पेट के बल लेट गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। उसने रोते हुए कहा, भाई ने हम पर गुस्सा किया, भाई ने हम पर इतना गुस्सा किया, हमने ऐसा क्या कर दिया? कहते हुए अमानत अभी भी रो रही थी। तभी अचानक से वो उठकर बैठ गई। उसने डरते हुए कहा, अगर भाई ने हमारी वजह से उसके साथ कुछ कर दिया तो? सोचते हुए अमानत के चेहरे पर डर नजर आने लगा। काफी देर तक कुछ सोचने के बाद उसने अपना मोबाइल निकाला। उसके दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, साथ ही उसे अजीब सा लग रहा था। उसने अस्तित्व का नंबर डायल किया। 2-3 बार नंबर डायल करने के बाद भी अस्तित्व ने कॉल नहीं उठाया। अमानत को अचानक से अस्तित्व की कार में कही हुई बात याद आ गई, अलविदा, आज के बाद नहीं मिलेंगे। याद करते ही अमानत को ऐसा लगा जैसे वो ठीक से सांस नहीं ले पा रही है। वो जल्दी से बालकनी में आ गई और गहरी गहरी सांस लेने लगी। बालकनी में चलने वाली ठंडी हवाओं को अपने चेहरे पर महसूस करके उसे सुकून महसूस हो रहा था।
कुछ देर के बाद उसने जैसे तैसे खुद को नॉर्मल किया और फिर से अस्तित्व का नंबर डायल किया। इस बार भी अस्तित्व ने कॉल नहीं उठाया। अमानत ने जल्दी से सुमन का नंबर डायल किया। सुमन, जो कि अपने रूम में वेदांत की तस्वीर को देखकर गाना गुनगुना रही थी, अमानत का कॉल देखकर उसने खुद से कहा, क्या ये अभी भी मुझसे गुस्सा है? अगर मैंने इसे सच बता दिया तो ये और गुस्सा हो जाएगी, और अगर सच नहीं बताया तो ये मुझे लोफर समझेगी। सोचते हुए सुमन ने कॉल उठाते हुए कहा, हेलो अमानत। दूसरी तरफ से अमानत ने रोते हुए कहा, सुमन, क्या तुम्हारे पास वेदांत या सौरभ का नंबर है? अमानत को रोते हुए देखकर सुमन ने प्यार से कहा, अमानत क्या हुआ? क्यों रो रही हो? मैं मजाक कर रही थी, मुझे अस्तित्व में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो वेदांत ही पसंद है। वेदांत ने मुझे बस कहा था कि मैं तुम्हें परेशान करूं, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। सच में क्या तुम मेरी वजह से रो रही हो? आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो। अगर चाहो तो मुझे कल तुम थप्पड़ मार लेना, पर रोना बंद करो। सुमन की बात को सुनकर अमानत ने कहा, नहीं, पहले हमें उसका नंबर दो, हमें उन दोनों में से किसी का नंबर दो प्लीज, जल्दी से। अमानत को रोते हुए देखकर सुमन ने जल्दी से उसे वेदांत का नंबर दे दिया। अमानत ने सुमन का कॉल कट करके वेदांत का नंबर डायल किया। 2-3 रिंग के बाद दूसरी तरफ से वेदांत ने कॉल उठाते हुए कहा, हेलो। वेदांत की आवाज़ सुनकर अमानत ने जल्दी से अपनी आवाज़ को ठीक करते हुए कहा, हेलो, हम अमानत बोल रहे हैं। क्या लंगूर मतलब अस्तित्व वापस घर आ गया है? अमानत की बात सुनकर वेदांत, जो कि इस वक्त गार्डन में खड़ा था, उसने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं, अभी तक वापस नहीं आया है। क्यों, क्या हुआ? थोड़ी देर में आ जाएगा। अमानत ने जैसे ही ये सुना उसकी हार्ट बीट तेज हो गई। उसने खुद से कहा, पर हमें आए तो 1 घंटा हो चुका है, अब तक तो उसे घर चले जाना चाहिए था। कहीं भाई ने कुछ? कहते हुए अमानत के चेहरे पर डर और घबराहट नजर आने लगी। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसने खुद से कहा, नहीं भाई, ऐसा नहीं कर सकते, हमारे भाई इतने गुस्से वाले हैं, पर वो ऐसा नहीं करेंगे। अमानत को कुछ न बोलते हुए देखकर दूसरी तरफ से वेदांत ने कहा, हेलो अमानत, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम ठीक तो हो ना? वेदांत की बात सुनकर अमानत ने कहा, जैसे ही वो घर आ जाए आप हमें कॉल करके बता देंगे प्लीज। अमानत की आवाज़ सुनकर वेदांत ने कहा, ठीक है, उसके आते ही मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। कहते हुए वेदांत ने कॉल कट कर दिया। अमानत अपने रूम में चक्कर लगा रही थी। 2 घंटे बीत गए पर वेदांत ने उसे कॉल नहीं किया। अमानत की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद से कहा, अगर भाई ने उसे कुछ कर दिया तो? कहते हुए अमानत ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। उसकी धड़कनें तेजी से धड़क रही थी। उसने खुद से कहा, हमें इतना दर्द क्यों हो रहा है? कहीं सच में हमें प्यार तो नहीं हो गया? एपिसोड 92। अमानत ने जैसे ही खुद से सवाल किया कि क्या वो सच में अस्तित्व से प्यार करने लगी है, उसकी धड़कनें और तेजी से धड़कने लगी। उसने अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से कहा, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हम प्यार? कहते हुए वो चुप हो गई, क्योंकि उसकी आंखों में अपने आप आंसू आ गए थे। साथ ही उसकी धड़कनें भी तेजी से धड़क रही थी। वो दौड़ते हुए वापस अपने रूम में आ गई। उसने टेबल पर रखा हुआ अपना मोबाइल उठाया और फिर से वेदांत का नंबर डायल किया। 2 रिंग के बाद वेदांत ने कॉल उठाते हुए कहा, अमानत, वो अभी तक वापस नहीं आया है, उसके वापस आने के बाद मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। वेदांत की बात सुनकर अमानत ने रोते हुए कहा, उसका नंबर नहीं लग रहा है, पता करो ना कि वो कहाँ है, हमें डर लग रहा है। अमानत की आवाज़ सुनकर वेदांत ने कहा, अमानत, क्या तुम रो रही हो? टेंशन मत लो, वो ठीक होगा, वैसे ही कुछ भी मत सोचो, रोना बंद करो, वो आ जाएगा। वेदांत की बात सुनकर अमानत ने रोते हुए कहा, नहीं, हमें घबराहट हो रही है, प्लीज़ कुछ करो, हमें अजीब सा लग रहा है, प्लीज़ पता लगाओ उसके बारे में, हमें डर लग रहा है। अमानत को इतना रोते हुए देखकर वेदांत ने उसे शांत करते हुए कहा, ठीक है, मैं पता लगाता हूँ, तुम शांत हो जाओ। इस तरह से रोने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं थोड़ी देर में तुम्हें कॉल करता हूँ। कहते हुए वेदांत ने कॉल कट कर दिया। कॉल कट होने के बाद आधे घंटे तक अमानत रूम में चक्कर काट रही थी। अभी भी वेदांत का कॉल नहीं आया था। अमानत का रोकर बुरा हाल हो चुका था। उसने अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से कहा, मतलब हमें सच में प्यार हो गया है। अमानत, तुझे सच में प्यार हो गया है? तो फिर जो हम सुपरस्टार के लिए महसूस करते थे वो क्या था? क्या वो सिर्फ क्रश था? क्या हम सिर्फ उन्हें अपने आइडल मानते थे, या सिर्फ हम उनके म्यूजिक से प्यार? अमानत कहते हुए बेड पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर दर्द नजर आ रहा था। उसने अस्तित्व का नंबर फिर से डायल किया।
2-3 रिंग के बाद भी अस्तित्व ने कॉल नहीं उठाया। कुछ सोचकर अमानत जल्दी से रूम से बाहर आ गई। लिविंग रूम में आकर उसने आसपास नजरें घुमा कर देखा तो अबीर कहीं भी नहीं था। उसने सिक्योरिटी गार्ड के पास आते हुआ कहा, गार्ड अंकल क्या भैया बाहर गए हैं? अमानत के सवाल पर सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, यस मैडम सर, थोड़ी देर पहले बाहर गए हैं। अमानत ने जैसे ही ये सुना उसने गहरी सांस ली और ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, भैया हमें भी चलना है। अमानत की बात सुनकर ड्राइवर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, पर मैडम कहाँ? अमानत ने कुछ सोचते हुए कहा, आप भैया के ड्राइवर को कॉल करके पूछो ना कि हमारे भैया कहाँ हैं। हमें उनके साथ कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, इसलिए हमें अभी के अभी उनके पास जाना है। अमानत को डर लग रहा था कि कहीं अबीर अस्तित्व के साथ कुछ कर न दे। वो जानती थी कि उसका भाई बहुत खतरनाक है। उसे नहीं पता था कि एग्जैक्टली अबीर क्या काम करता है। बस वो इतना जानती थी कि उसका भाई इलीगल कामों में भी इन्वॉल्व है, पर फिर भी उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके लिए उसके भाई और उसके डैडी सबसे जरूरी थे और वो इसी बात से खुश थी कि वो लोग ठीक है। अमानत की बात सुनकर ड्राइवर ने कहा, जी मैडम, मैं दूसरे ड्राइवर से कांटेक्ट करता हूँ। कहते हुए उस ड्राइवर ने अबीर के ड्राइवर से कांटेक्ट किया, पर अबीर के ड्राइवर ने कॉल नहीं उठाया। ये देखकर उसने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी मैडम, पर सर का ड्राइवर कॉल नहीं उठा रहा है। अमानत ने उसकी तरफ देखा और वापस रूम में आ गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। उसने दोबारा वेदांत का नंबर डायल करने के लिए मोबाइल उठाया ही था कि तभी उसका मोबाइल फिर से बजने लगा। उसने जल्दी से नंबर देखा तो ये वेदांत का नंबर था। उसने कॉल उठाते हुए कहा, हेलो, क्या वो घर आ गए हैं? बोलो। अमानत की बात सुनकर दूसरी तरफ से वेदांत ने कहा, अमानत वो एक्चुअली, कहते हुए वेदांत चुप हो गया। अमानत ने गुस्से से कहा, जल्दी बताओ ना, हम कितनी देर से तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रहे थे और अब जब तुमने कॉल किया है तो तुम हमारे कॉल का जवाब नहीं दे रहे हो। बताते क्यों नहीं हो? क्या हुआ है? बोलो कुछ तो। अमानत को इस तरह से बात करते हुए देखकर वेदांत ने कहा, एक्चुअली अस्तित्व का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, हम इस वक्त हॉस्पिटल में। अमानत ने जैसे ही एक्सीडेंट सुना उसके कदम डगमगाने लगे। नीचे गिरने से पहले उसने टेबल के सहारे से खुद को संभाल कर घबराते हुए कहा, कौन से हॉस्पिटल में? नाम बताओ, जल्दी बताओ। अमानत को इतना चिल्लाते हुए देखकर वेदांत ने उसे शांत करते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है यहाँ पर। उसे ज्यादा चोट नहीं लगी है। अमानत ने चिल्लाते हुए कहा, हमने कहा हॉस्पिटल का नाम बताओ। कहते हुए अमानत की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। वेदांत ने कहा, सिटी हॉस्पिटल। अमानत ने जैसे ही ये सुना उसने कॉल कट किया और दौड़ते हुए नीचे आ गई। उसने ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, ड्राइवर अंकल, हमें सिटी हॉस्पिटल चलना है। अमानत की बात सुनकर ड्राइवर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, पर मैडम, बिना सर की इजाजत के हम आपको कहीं लेकर नहीं जा सकते। ड्राइवर की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, तो ठीक है, हम खुद चले जाएंगे। कहते हुए अमानत खुद कार चलाने के लिए चली गई। ड्राइवर ने जैसे ही ये देखा वो जल्दी से अमानत के पास आ गया, क्योंकि अमानत को ड्राइविंग ठीक से नहीं आती थी। एक बार उसने अपनी कार को दूसरी कार से ठोक दिया था, तब से अबीर उसे कार नहीं चलाने देता था। आखिर में अमानत के सामने हार मानकर ड्राइवर ने अबीर को मैसेज कर दिया कि वो अमानत को लेकर सिटी हॉस्पिटल जा रहा है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अमानत लगातार अपने हाथों को आपस में रगड़ रही थी। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। उसने घबराते हुए कहा, कहीं ये सच में भाई ने तो ये सब नहीं किया? नहीं, हमारे भाई ऐसा नहीं कर सकते, उसे चोट तो नहीं लगी। उसने ठीक से बताया भी नहीं और लंगूर को चोट तो नहीं लगी होगी ना? सोचते हुए अमानत की धड़कनें तेजी से धड़क रही थी। आधे घंटे के बाद अमानत की कार सिटी हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। अमानत जल्दी से कार से बाहर आई। जैसे ही वो बाहर आए उसका ध्यान दूसरी कार से बाहर आ रही सुमन पर गया। वेदांत ने सुमन को कॉल करके हॉस्पिटल बुला लिया था, क्योंकि वो जानता था कि अमानत हॉस्पिटल आने वाली है। सुमन ने अमानत के पास आकर जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अमानत। सुमन को देखकर अमानत ने जल्दी से उसे गले लगा लिया। सुमन ने उसे शांत करते हुए कहा, शांत हो जाओ, उसे कुछ नहीं होगा। कहते हुए सुमन जल्दी से अमानत का हाथ पकड़कर अंदर आ गई। दोनों ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि अस्तित्व शेखावत कौन से फ्लोर पर एडमिट है, और दोनों वहां से लिफ्ट से 3rd फ्लोर पर चली गई। 3rd फ्लोर पर पहुंचते ही उनका ध्यान वेदांत और सौरभ पर गया, जो कि कॉरिडोर में ही बैठे हुए थे। सुमन और अमानत दौड़ते हुए उनके पास आ गई। अमानत ने घबराते हुए कहा, कहाँ है वो? कहाँ चोट लगी है उसे? और एक्सीडेंट कैसे हुआ?
वो तो हमें हमारे घर छोड़कर गया था ना, उसका एक्सीडेंट कैसे हो गया? अमानत लगातार घबराते हुए सवाल पूछ रही थी। वेदांत ने उसे शांत करते हुए कहा, शांत हो जाओ। मैंने कहा ना, ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट नहीं है, वो ठीक है, तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। वेदांत की बात को इग्नोर करके अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, हमने पूछा कि कहाँ है वो, जवाब दो। अमानत को शांत करके वेदांत ने कहा, वो वार्ड में है। अमानत ने जल्दी से वेदांत को धक्का दिया और दौड़ते हुए वार्ड में चली गई। अमानत के धक्का देने की वजह से वेदांत सीधा सुमन के ऊपर गिर गया। सुमन ने उसे संभालते हुए कहा, मुझे पता है कि मैं खूबसूरत हूँ, पर इस तरह से खूबसूरत लड़कियों पर जानबूझकर गिरना अच्छी आदत नहीं है। सुमन की बात सुनकर वेदांत ने उसे घूर कर देखा और बिना कुछ कहे बेंच पर जाकर बैठ गया। सुमन समझ गई कि इस वक्त वेदांत का मूड ठीक नहीं है। अंदर आते ही अमानत का ध्यान बेड पर लेटे अस्तित्व पर गया। अस्तित्व को इस तरह से बेड पर लेटा हुआ देखकर अमानत की आंखों में आंसू आ गए। वो दौड़ते हुए अस्तित्व के पास आ गई। अस्तित्व के माथे पर बैंडेज की गई थी, साथ ही उसके हाथों पर भी प्लास्टर किया गया था। अमानत ने धीरे से कहा, लंगूर तुम ठीक हो? अमानत की आवाज सुनकर अस्तित्व ने धीरे से अपनी आंखें खोली। अमानत को अपने सामने देखकर वो हैरान हो गया। अगले ही पल उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम चाहती थी कि मैं मर जाऊं? तुम्हें लगा था कि मैं मर गया इसलिए मुझे देखने के लिए आए हो ना? तो तुम्हारे लिए खुशी की बात नहीं है क्योंकि मैं जिंदा बच गया। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से जोर से उसके सीने पर मारते हुए कहा, हम तुम्हारा खून कर देंगे। अमानत के सीने पर मारते ही अस्तित्व के मुंह से आह निकल गई क्योंकि उसके सीने पर भी उसे चोट लगी थी। अस्तित्व की आह सुनकर अमानत ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? अस्तित्व ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पर तुम्हारे मारने की वजह से। तुमने मुझे मारा ना इसलिए। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हम अब नहीं मारेंगे, पक्का वाला वादा। सच में नहीं मारेंगे। तुमने हमारे बारे में ऐसा क्यों कहा कि हम चाहते हैं कि तुम मर जाओ? इसलिए हमें गुस्सा आ गया। अगर तुम ऐसे नहीं बोलते तो हम तुम्हें नहीं मारते, और हम तुम्हें नहीं मारते तो तुम्हें दर्द नहीं होता। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने कहा, तो इसमें भी मेरी गलती है? अमानत ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, हाँ, इसमें भी तुम्हारी गलती है। जब तुम हमें छोड़कर जल्दी निकल गए थे तो फिर तुम घर क्यों नहीं गए? तुम कहाँ गए थे और एक्सीडेंट कैसे हो गया? क्या तुम्हें ठीक से कार चलानी नहीं आती? पर कार तो ड्राइवर चला रहा था ना, कहाँ है वो ड्राइवर? उसका तो हम सर फोड़ देंगे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने अपनी मुस्कुराहट को छुपाते हुए कहा, वो एक्चुअली क्या है ना, मैंने उसे वापस भेज दिया था और फिर मैं खुद ड्राइव कर रहा था। फिर मैं सोच रहा था कि मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। फिर मैं ये सोच रहा था कि क्या मैं इतना बुरा हूँ जो तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्या मैं इतना खराब गाता हूँ जो तुम्हें मेरा गाना पसंद नहीं है? मैं यही सब सोच रहा था और इस बीच मेरी एक ट्रक से टक्कर हो गई। वो तो शुक्र था कि मैं बच गया, वरना मुझे तो एक पल के लिए लगा था कि मैं गया भगवान के पास। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मेरे मरने के बाद सब लोग उदास होंगे, पर तुम जरूर खुश हो जाओगी कि तुम्हारा मुझसे पीछा छूट गया है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने चिल्लाते हुए कहा, बकवास बंद करो। कैसी बातें कर रहे हो? हमें क्यों खुशी होगी? अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तो तुम्हारा मुझसे पीछा छूट जाएगा ना? मैं तुम्हें परेशान करता हूँ ना? मैं जबरदस्ती तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना रहा हूँ ना, इसलिए मुझे लगा कि मेरे मरने की न्यूज़ सुनकर तुम खुशी से नाचोगी, गाओगी, खुशी से झूमने लगोगी और मेरे भाई यानी कि अपने सुपरस्टार को जाकर कहोगी कि हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ, और फिर उसके साथ। कहते हुए अस्तित्व मायूस सा चेहरा बनाकर अमानत की तरफ देखने लगा। अमानत आंसू भरी आंखों से गुस्से से अस्तित्व को घूर रही थी। उसने अस्तित्व को उंगली दिखाते हुए कहा, सुपरस्टार हमारा क्रश है क्योंकि हम उनकी दीवानी है। इसका ये मतलब नहीं कि हम उनसे प्यार करते हैं। प्यार तब होता है जब आप किसी इंसान से मिलते हो। प्यार तब होता है जब आप उस इंसान के साथ वक्त बिताते हो। प्यार तब होता है जब आप किसी इंसान के साथ लड़ते हो, झगड़ते हो, मस्ती करते हो। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, पर तुमने तो अपने सुपरस्टार के साथ इनमें से कुछ भी नहीं किया था, फिर तुम्हें उसके साथ प्यार कैसे हो गया? तुम ही तो कहती थी ना कि हम हमारे सुपरस्टार से प्यार करते हैं, हम हमारे सुपरस्टार से प्यार करते हैं। अगर तुम अपने सुपरस्टार से प्यार नहीं करती तो किसे प्यार करती हो? अस्तित्व के सवाल को सुनकर अमानत चुप हो गई।
अमानत को चुप देखकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा तुम्हारे पास जवाब नहीं है बिकॉज तुम्हें पता ही नहीं है कि प्यार होता क्या है। मुझसे पूछो कि क्या होता है। मैं बताता हूँ, जब आपका प्यार आपके सामने होता है ना आपकी धड़कनें तेजी से धड़कती है। जब आपका प्यार आपको देखता है ना आप अपने आप शर्मा जाते हो। जब आपका प्यार आपको प्यार से देखता है ना दिल करता है कि उसे अपनी बाहों में भरकर उसे बहुत सारी किस करो। जब आपका प्यार आपके करीब होता है ना एक अजीब सी खुशी होती है, जो खुशी आपको कभी भी कहीं भी नहीं मिलती। अस्तित्व बोलता जा रहा था। वही उसकी बात सुनकर अमानत के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आते जा रहे थे। उसकी धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी, जैसे वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन छुपाने की कोशिश कर रही हो। अस्तित्व ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आपका प्यार मुसीबत में होता है ना तो आपको बहुत घबराहट हो रही होती है। आपको ऐसा लगता है जैसे आप सांस नहीं ले पाओगे। ये होता है प्यार। प्यार के बारे में तुम क्या जानो अमानत मैडम? तुम नहीं जानती। एपिसोड 93। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, हमें सब कुछ पता है कि प्यार क्या होता है और क्या नहीं। हमें मत बताओ कि प्यार कैसे होता है और कैसे नहीं, तुम्हें खुद कुछ नहीं पता। अमानत ने अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को संभालते हुए कहा। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, जब तुम्हें किसी से प्यार हुआ नहीं तो तुम्हें कैसे पता कि प्यार कैसे होता है? और प्यार होने के बाद क्या क्या महसूस होता है, बताओ जरा। अमानत ने अस्तित्व को घूरते हुए कहा, हम तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझते, वैसे भी एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है तो चुपचाप आराम करो। कहते हुए अमानत वहां से जाने लगी। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मुझे देखने के लिए आई थी? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत के कदम उसकी जगह पर ही रुक गए। अस्तित्व ने आगे कहा, तुम ये देखने के लिए आई थी कि मुझे कितनी चोट लगी है, ताकि तुम रात भर खुशी से सो सको। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम मुझे दर्द में देखकर खुश होती हो, पर आज यकीन हो गया तुम जानबूझकर देखने के लिए आए हो, ना कि मैं रो रहा हूं या नहीं। पर अस्तित्व शेखावत इतना कमजोर नहीं है कि इतनी छोटी छोटी बातों पर रोने लगे, इसलिए तुम्हें खुश होने का मौका नहीं मिलेगा। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से अस्तित्व के पास आकर उसके हाथ की तरफ देखा और उसके हाथ को मजबूती से अपने हाथ में लेकर उसकी चोट पर दबाते हुए कहा, अगर तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें दर्द में देखकर खुश होते हैं तो ठीक है, यही सही। कहते हुए अमानत गुस्से से उसकी चोट को दबाकर वहां से चली गई। अस्तित्व ने उसके जाते ही दर्द भरी आवाज में कहा, नर्स को बुला देना। अस्तित्व की ऐसी आवाज सुनकर अमानत ने पलटकर देखा तो अस्तित्व के चेहरे पर दर्द नजर आ रहा था। अमानत ने उसके हाथ की तरफ देखा तो उसके दबाने की वजह से अस्तित्व के हाथ से ब्लीडिंग हो रही थी, जिसे देखकर अमानत दौड़ते हुए वापस अंदर आ गई। उसने घबराते हुए कहा, खून खून कैसे लगा? कहते हुए अमानत परेशानी से यहाँ वहाँ देखने लगी। अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, वो क्या है ना, मैंने अपने हाथ को काट लिया, मुझे पागलपन के दौरे पड़े थे ना, इसलिए। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत को एहसास हुआ कि अभी अभी उसने ही अस्तित्व की चोट को दबाया था, जिस वजह से उसके हाथ से खून निकल रहा है। ये एहसास होते ही उसने जल्दी से अपने आप को संभाल कर गुस्से से कहा, तो इसमें गलती तुम्हारी है, हमें परेशान करने की जरूरत क्या थी? अगर तुम हमें परेशान नहीं करते तो हम तुम्हारी चोट को नहीं दबाते, और अगर हम तुम्हारी चोट को नहीं दबाते तुम्हें दर्द भी नहीं होता और खून भी नहीं निकलता। अब चुपचाप बैठो। कहते हुए अमानत फर्स्ट एड बॉक्स लेकर अस्तित्व के पास आ गई। उसने अस्तित्व की बैंडेज को खोलकर देखा तो उसके हाथ पर हल्का सा कट लगा हुआ था, पर उसमें से काफी खून निकल रहा था। अमानत ने जल्दी से अस्तित्व की चोट को कॉटन से साफ करना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर अस्तित्व की चोट को क्लीन करते हुए दर्द नजर आ रहा था। वही अस्तित्व मुस्कुराते हुए अमानत के चेहरे के एक्सप्रेशन देख रहा था। उसने हल्के से अपना चेहरा अमानत के चेहरे के करीब लाकर उसके चेहरे पर फूंक मारते हुए कहा, क्या सच में तुम्हें मेरी चोट को देखकर दर्द हो रहा है, या बस नौटंकी कर रही हो? या तुम्हारा प्लान है कि जब मैं सो जाऊं तो तुम मुझे जहर वाली इंजेक्शन दे दो? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत, जो कि उसकी चोट पर फूंक मार रही थी, उसने गुस्से से अपना चेहरा ऊपर उठाकर अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें क्या लगता है कि हम खूनी डायन हैं जो तुम्हें मारने की प्लानिंग करेंगे? अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, ओ माय गॉड, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम खूनी डायन हो, तुमने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया। ये कितनी खतरनाक बात है कि मैं एक खूनी डायन के साथ हूँ और मुझे प्यार भी हुआ था खूनी डायन के साथ। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, देखो, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हमारा दिमाग खराब मत करो, हमें इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा है।
कहते हुए अमानत ने अस्तित्व की चोट को अच्छे से क्लीन किया और उसके हाथ पर बैंडेज कर दिया। अस्तित्व ने अमानत के गुस्से से लाल चेहरे की तरफ देखकर क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम्हें गुस्सा भी आता है। अमानत ने अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, नहीं नहीं, हमें बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, हमें गुस्सा क्यों आएगा। कहते हुए अमानत अपने नाखून चबा रही थी, जैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, जरा इधर आना, तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है, शायद कोई काला काला धब्बा, इधर आओ। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत उसे घूरते हुए उसके पास आ गई। अस्तित्व ने झटके से एक हाथ से उसके हाथ को पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, मुझे किस दे दो ना, अगर तुम मुझे किस दोगी तो मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगा। तुम्हें तो पता ही होगा ना, बीमार इंसान को उसकी मर्जी की सारी चीज देनी चाहिए, और मैं तो बीमार हूँ, मुझे किस नहीं दोगी तुम। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, भाड़ में जाओ। उसने इतना कहा ही था कि अस्तित्व ने आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसके होठों पर किस करने लगा। अमानत बड़ी बड़ी आंखों से अस्तित्व को घूरने लगी। वो अस्तित्व को धक्का देना चाहती थी, पर उसे डर था कि कहीं और चोट ना हो और उसके धक्का देने से अस्तित्व को दर्द ना हो। ये सोचकर उसने अस्तित्व को खुद से दूर नहीं किया। काफी देर के बाद अस्तित्व ने उसके होठों पर बाइट करके उसे खुद से दूर करते हुए कहा, वैसे मुझे बताओ, यहाँ पर रोमांस करना कितना अमेजिंग होगा ना। हॉस्पिटल वाला रोमांस, तुमने डार्क नोवेल की किताबें तो पढ़ी है ना, वहाँ पर भी ऐसे रोमांस किए जाते हैं। हम ट्राई कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो। इनफैक्ट तुम्हारी नोवेल के जितने भी अच्छे अच्छे मोमेंट होंगे हम दोनों रिक्रिएट कर सकते हैं, बस तुम्हें मुझे बताना है और मैं तुम्हारी डिमांड को पूरा करता जाऊंगा। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की धड़कनें तेजी से धड़कने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त वो कैसे रिएक्ट करे। उसके गाल इस वक्त गुलाबी हो चुके थे। अस्तित्व ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में बहुत गंदी गंदी बातें सोचती हो। तुम्हारे चेहरे को देखकर बता सकता हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितने गंदे गंदे ख्याल है। मुझे शर्म आती है तुम्हें देखकर, जो भी है तुम मेरे मुंह पर कह सकती हो। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने हैरानी से अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसे देखते हुए कहा, तुम कितने बुरे हो। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत ज्यादा बुरा, पर मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हूँ। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अभी अभी मैंने तुम्हें बताया, फिर भी तुम मुझे बुरा कह रही हो, ये तो कितनी गलत बात है ना। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, हमने यहाँ आकर ही गलती कर दी। अमानत को इस तरह से अपने यहाँ आने के डिसीजन को गलती कहते हुए देखकर अस्तित्व ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, ठीक है, अगली बार से ये गलती मत करना। वैसे भी मैंने जाने से पहले तुम्हें कहा था कि हमारा ब्रेकअप है, तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो। अब से मत आना। कहते हुए अस्तित्व अपना चेहरा दूसरी तरफ करके लेट गया। वही उसकी बात सुनकर अमानत उसे गुस्से से घूरती हुई बाहर जाने लगी। तभी अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे तुम्हें पता है यहाँ पर एक नर्स है जो मेरा ध्यान रखती है, बहुत खूबसूरत है। मैंने सोचा है कि मैं उसे ही पटा लूँ, इसलिए तुमसे ब्रेकअप। अमानत ने जैसे ही ये सुना वो गुस्से से वापस अस्तित्व के पास आ गई। उसने अस्तित्व के बालों को पकड़कर खींचते हुए कहा, सोचना भी मत, तुम हमसे ब्रेकअप नहीं कर सकते। तुमने हमें प्रपोज किया था और अब हम तुम्हें खुद को छोड़ने नहीं देंगे। तुमने रिलेशन में आना अपनी मर्जी से चूज किया था, पर ब्रेकअप हमारी मर्जी से होगा। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुंह बनाते हुए कहा, पर तुम तो मुझे पसंद नहीं करती ना, तो फिर मेरे साथ क्यों रहना चाहती हो। जिस रिलेशनशिप में प्यार ही नहीं है, फीलिंग्स ही नहीं है, तो उस रिलेशनशिप में रहने का क्या फ़ायदा। तुम खुद के साथ और मेरे साथ धोखा कर रही हो। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं ये तुम्हें हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। हमने कहा ना, हम तुम्हें ब्रेकअप नहीं करने देंगे, मतलब नहीं करने देंगे। और नस काम वाली चपरासी जिस पर भी नज़र डाल रहे हो ना, तुम्हारी आंखें निकाल देंगे, इसलिए अपनी आंखों को सही जगह पर रखो। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी आंखें तो हमेशा सही जगह पर होती है, पर वो क्या है ना, जिस पर मेरी आंखें होती है वो लड़की किसी और को देखती रहती है, तो मेरा छोटा सा प्यारा सा दिल टूट जाता है। कहते हुए अस्तित्व अमानत के चेहरे की तरफ देखने लगा। अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। अस्तित्व ने अमानत को अपने पास आने का इशारा किया। अमानत धीरे से उसके पास आ गई। अस्तित्व ने उसके कानों पर किस करके हल्के से कहा, वो क्या है ना, मैं एक चुड़ैल से प्यार करता हूँ, पर चुड़ैल हर वक्त हर पल मुझे इग्नोर करती रहती है और उसके इग्नोर करने की वजह से मेरा छोटा सा दिल टूट जाता है, और इसी चक्कर में देखो आज मेरा एक्सीडेंट भी हो गया है।
इसलिए मैं उस चुड़ैल को छोड़ना चाहता हूँ, पर वो चुड़ैल मुझे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है और वो चुड़ैल ना अभी मेरे सामने खड़ी है। वैसे चुड़ैल देखने में बहुत क्यूट है, बहुत ज़्यादा क्यूट। चुड़ैल के गाल बहुत ज़्यादा क्यूट है, ऐसा लगता है चुड़ैल के गालों को खा जाऊं। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर रही थी। वो समझ गई थी कि अस्तित्व उसकी बात कर रहा है। अमानत ने गुस्से से कहा, तुमने हमें चुड़ैल कहा? अस्तित्व ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, मैंने ये भी तो कहा कि मैं चुड़ैल से प्यार करता हूँ। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत चुप हो गई। उसे चुप देखकर अस्तित्व ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, वैसे मैं तो चुड़ैल के साथ यहाँ पर रोमांस भी करना चाहता हूँ। वो क्या है ना, चुड़ैल को रोमांस करना आता ही नहीं, उसे तो बस लड़ना झगड़ना आता है। बड़ी खतरनाक चुड़ैल है। अमानत ने गुस्से से कहा, हम तुम्हारी जान ले लेंगे। कहते हुए अमानत बिना ये सोचे कि अस्तित्व को चोट लगी है उसके ऊपर कूद गई। अस्तित्व को शायद पहले ही इसका अंदाजा था, इसलिए वो साइड हट गया और अमानत बेड पर आ गई। वो वहां से उठ पाती इससे पहले ही अस्तित्व उसके ऊपर आ गया। उसने अमानत की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, पर लगता है कि अब मुझे चुड़ैल के साथ रोमांस करने का मौका मिल गया है। कहते हुए अस्तित्व इंटेंसली अमानत की तरफ देखने लगा। अमानत, जो कि अब तक गुस्से में थी, अस्तित्व को इस तरह से खुद को देखते हुए देखकर उसके गाल अपने आप लाल हो गए। उसने खुद से कहा, हम शर्मा क्यों रहे हैं? हमें शर्माना नहीं है, हमें गुस्सा करना है। सोचते हुए अमानत चिल्लाने वाली थी कि अस्तित्व ने उसका दूसरा हाथ, जो कि सही था, उसे अमानत के गालों पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा, तुम्हारे गाल कितने सॉफ्ट हैं ना, इन्हें किस करने में बहुत मजा आता है। कहते हुए उसने झुककर अमानत के गालों को चूम लिया। अमानत के हाथों की पकड़ हॉस्पिटल की बेडशीट पर मजबूत हो गई, साथ ही उसकी आंखें भी बड़ी बड़ी हो गई। अस्तित्व ने उसकी बड़ी बड़ी आंखों की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं ना, इन्हें देखकर दिल करता है कि मैं डूब जाऊं। कहते हुए उसने झुककर अमानत की आंखों पर भी अपने होंठ रख दिए। अमानत का पूरा चेहरा कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया था और वो कुछ बोलने की कंडीशन में ही नहीं थी। वो बस अपने निचले होंठ को चबाते हुए खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। अस्तित्व ने हल्के से अमानत के गालों को बाइट करते हुए कहा, वैसे सच में तुम्हारे गालों को काटने में बहुत मजा आता है। कहते हुए अस्तित्व हल्के हल्के से अमानत के पूरे चेहरे पर अपने होंठ चला रहा था। अमानत बस अपनी आंखों को बंद करके उसके होठों को अपनी बॉडी पर महसूस कर रही थी। तभी एक झटके के साथ वार्ड का दरवाजा खुला और सौरभ, सुमन और वेदांत तीनों अंदर आ गए। तीनों ने एक साथ कहा, वो तुम लोगों को भूख? कहते हुए वो तीनों चुप हो गए। अंदर का नजारा देखकर उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक साथ चीखते हुए कहा, क्या कर रहे हो? उन तीनों की आवाज सुनकर अस्तित्व ने गुस्से से अपनी आंखों को बंद कर लिया। वही अमानत झटके से उठकर बैठ गई। इस वक्त उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। अस्तित्व ने उन तीनों को घूरते हुए कहा, क्या कर रहे से क्या मतलब है? रोमांस कर रहा हूँ दिखता नहीं है, या फिर देखकर भी अंधे बन रहे हो तुम लोग? या तुम लोगों को पता ही नहीं है कि रोमांस क्या होता है? अस्तित्व की बेशर्मी भरी बात सुनकर तीनों उसे हैरानी से देखने लगे। वही अमानत का दिल कर रहा था कि अभी के अभी वो अस्तित्व का सर फोड़ दे। ये बेशर्म इंसान क्या चुप नहीं रह सकता था जो बकवास कर रहा था? अमानत के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर सुमन ने मन ही मन कहा, ओ माय गॉड, मेरी अमानत को शायद सच में प्यार का एहसास हो गया है। कितना शर्मा रही है, पूरा कश्मीरी सेब बन गई है। एपिसोड 94। अस्तित्व की बात सुनकर वेदांत और सौरभ दोनों हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। वही सुमन मुस्कुराते हुए अमानत के चेहरे की तरफ देख रही थी, जो कि इस वक्त टमाटर की तरह लाल हो गया था। अमानत इस वक्त बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। सुमन ने आगे बढ़कर अमानत को गले लगाते हुए कहा, ओ माय गॉड मेरी जान, कितनी ज्यादा क्यूट लग रही हो तू, इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तू अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस कर रही थी, हम लोगों ने कुछ नहीं देखा, और अगर देखा भी होगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। कभी न कभी हम भी करेंगे, क्यों मेरे प्यारे वेदू? कहते हुए सुमन मुस्कुराने लगी। वही वेदांत सुमन की बात सुनकर उसे गुस्से से घूरने लगा। सौरभ ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, एंड व्हाट अबाउट मी? मुझे क्यों अकेला छोड़ रहे हो यार? मेरे लिए भी कोई ढूंढ दो। तुम सब लोग रोमांस करो, पर मैं क्या करूंगा? वेदांत ने उसे घूरते हुए कहा, तू मेरे हाथ से चप्पल खाएगा, चल यहाँ से। कहते हुए वेदांत सौरभ को खींचता हुआ वहां से चला गया। सुमन ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी तुम लोग कंटिन्यू करो, तुम्हें खाने की क्या ही भूख लगेगी? तुम लोगों को भूख लगेगी तो एक दूसरे को खा लोगे। कहते हुए सुमन अपने मुंह पर हाथ रखकर वहां से भाग गई। वही उसकी बात सुनकर अमानत ने चिल्लाते हुए कहा, सुमन की बच्ची रुक जा,
कहते हुए अमानत वहां से जाने ही वाली थी कि अस्तित्व ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने पास खींचते हुए कहा, कहाँ जा रही हो मुझे अकेला छोड़कर। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने कहा, छोड़ो लंगूर, तुम्हारी वजह से वो तीनों हमारा मजाक उड़ा रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे वो तीनों। सुमन अब तुम्हारी वजह से हमें परेशान करेगी, हमारा तुम्हारा खून करने का दिल कर रहा है। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या सोच रहे होंगे से क्या मतलब है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हम दोनों रोमांस कर रहे थे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड हो तो बॉयफ्रेंड कैसे खुद को रोके। तुमने तो हॉस्पिटल में कभी रोमांस किया नहीं था, मैंने भी नहीं किया था, तो एक बार ट्राई कर लिया तो इसमें क्या हो गया। जो इस तरह से ओवर रिएक्ट कर रही हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें इतना पाप करने के बाद भी इतना अच्छा और इतना प्यारा बॉयफ्रेंड मिला है। अगर दया लेकर ढूंढोगी ना तो भी मेरे जैसा बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, तो ठीक है, मोमबत्ती लेकर घूमेंगे तो तुमसे अच्छा मिल जाएगा। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, सीधे सीधे ब्रेकअप करना है कह दो, वैसे भी अब मैं और तुम्हारे साथ टाइम पास नहीं करना चाहता। मुझे एक रियल लाइफ पार्टनर चाहिए जो मेरे साथ प्यार से रहे, जो मुझसे प्यार करे, जिसे सच में मेरी परवाह हो, जिसके साथ सच में मैं अपनी जिंदगी गुजार सकूं। वैसे भी अब मैं 24 का हो चुका हूं, अब मैं किसी के साथ टाइम पास करने की उम्र में नहीं हूं। मुझे जल्दी से जल्दी किसी अच्छी सी लाइन पार्टनर के साथ सेटल होना है, और मुझे लगता है कि वो लाइफ पार्टनर तुम नहीं हो, बिकॉज तुम कब क्या बोलती हो तुम्हें खुद नहीं पता। मैंने तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाया था ये सोचकर कि तुम्हारे साथ शादी करूंगा, पर तुम्हारा तो मेरे साथ शादी करने का कोई मूड नहीं है और मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, इसलिए अब कल से यहाँ मत आना। सब लोग गलत समझेंगे। अगर तुम यहाँ नहीं आओगी तो मैं किसी ब्यूटीफुल सी नर्स को इम्प्रेस कर लूंगा या फिर किसी फीमेल डॉक्टर को। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उसके पास आकर उसे कॉलर से पकड़ते हुए कहा, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी लंगूर कहीं के। समझ नहीं आता। हमने कहा ना हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम हमारे अलावा किसी और को गर्लफ्रेंड नहीं बनाओगे। एक बार कह दिया है, बार बार कह रहे हो, एक ही बात रिपीट कर रहे हो, चाहते क्या हो। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं उस लड़की के साथ रहना चाहता हूँ जो मुझे भी प्यार करे। मैं अकेला प्यार करके एक तरफा प्यार का शिकार नहीं बनना चाहता। तुम्हें पता नहीं है एक तरफा प्यार कितना ज्यादा दर्द देता है, और मुझे दर्द नहीं चाहिए। तुम तो मुझसे प्यार करती नहीं, क्या पता कल परसों मुझे छोड़कर भाग जाओ, इसलिए बैकअप तो होना चाहिए ना। अमानत ने गुस्से से कहा, हम कहीं नहीं भागने वाले, पर कान खोलकर सुन लो, हमारे अलावा किसी और लड़की की तरफ आंख उठाकर देखना भी मत, वरना हम तुम्हारी आंखों को निकालकर उनको फोड़ देंगे। अस्तित्व ने अमानत की बात सुनकर मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, इतनी खतरनाक धमकी दे रही हो, क्या सच में तुम ऐसा करोगी। अमानत ने अस्तित्व को घूरते हुए कहा, हम ऐसा ही करेंगे। तुम्हें क्या लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, पर हम सच में ऐसा ही करेंगे क्योंकि हमें गुस्सा आ रहा है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के सामने ऐसी बात बोलोगे और तुम्हारी गर्लफ्रेंड कुछ नहीं कहेगी। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, पर तुम्हें तो मुझसे प्यार नहीं है, तो तुम्हें जलन भी नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट तुम्हें जलन होती ही नहीं है, जलन तो वहाँ होती है जहाँ प्यार होता है। ना तुम्हें जलन होती है ना तुम्हें मुझसे प्यार है, तो फिर तुम मुझे रोक क्यों रही हो। आखिर चाहती क्या हो, साफ साफ कहो, तुम्हारे इरादे जरा क्लियर करो। अमानत ने अस्तित्व को घूरते हुए कहा, हमारे इरादे क्या है और क्या नहीं हमें नहीं पता, बस हमें पता है कि हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और हम ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड रहेंगे। हमारे अलावा तुम किसी और को देखोगे भी नहीं, किसी और के साथ बात भी नहीं करोगे, किसी और के साथ शादी भी नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, चुपचाप यहीं पर पड़े रहो। जब ठीक हो जाओगे तब बात करेंगे। और हाँ, तुमने फीमेल नर्स को घूर के देखा ना तो तुम्हें और उसको दोनों को जिंदा जला देंगे। कहते हुए अमानत पैर पटकते हुए वार्ड से बाहर चली गई। अस्तित्व ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा, अरे अगर दिल में कुछ है तो कह दो ना, कब तक अपने दिल की जज्बातों को दिल में छुपाती फिरोगी। अगर कह दोगी तो गरीब नहीं हो जाओगी। अमानत ने पलटकर अस्तित्व को उंगली दिखाते हुए कहा, हमें कुछ नहीं कहना और तुम्हें तो कुछ नहीं कहना, लंगूर कहीं के। कहते हुए अमानत बाहर आ गई। बाहर आते ही उसका ध्यान वेदांत, सौरभ और सुमन पर गया, जो कि एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे और साथ ही हंस रहे थे। दरवाजा खोलने की आवाज सुनकर उन तीनों ने एक साथ पलटकर दरवाजे की तरफ देखा। अमानत को दरवाजे पर देखकर सौरभ ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, भाभी जी, फाइनली आपने अपने प्यार को कबूल कर लिया, कबूल कर लिया, कबूल कर लिया। मुझे तो लगा था कि मेरा दोस्त मजनू बनकर ही मर जाएगा,
पर अब मुझे एहसास हो रहा है कि वो मजनू बनकर नहीं मरेगा, क्योंकि उसकी लैला भी उसके प्यार में दीवानी है, दीवानी है, दीवानी है। सौरभ की नौटंकी देखकर वेदांत ने उसके सर पर मारते हुए कहा, थोड़ी देर के लिए अपनी बकवास बंद कर लेगा तो कोई नुकसान नहीं होगा तेरा। कहते हुए वेदांत ने अमानत के पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम ठीक हो अमानत? अमानत ने बस अपना सर हिला दिया। सुमन ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, अमानत। सुमन की आवाज़ सुनकर अमानत ने छोटी आंखों से उसे देखते हुए कहा, चुप रहो, क्योंकि हमें पता है कि तुम आगे क्या कहने वाली हो, इसलिए जो कुछ भी बात करनी है बाद में करना, चलो अभी हमें चलना है। अमानत की बात सुनकर सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तू सच में अपने बॉयफ्रेंड को इस हालत में यहाँ पर अकेला छोड़कर घर जाने वाली है? वैसे जब तू घर से आ रही थी तो क्या तूने भाई को बताया था? सुमन की बात सुनकर अचानक से अमानत को याद आया कि उसने इस बारे में अबीर को कुछ बताया ही नहीं था। यहाँ तक कि उसे तो ये लगा था कि अस्तित्व का एक्सीडेंट अबीर ने करवाया होगा। ये सोचकर अमानत के चेहरे पर डर नजर आने लगा। उसने डरते हुए कहा, हमने तो भाई को बताया ही नहीं कि हम बाहर आ रहे हैं, वो परेशान हो रहे होंगे, चलो जल्दी से। अमानत की बात सुनकर सुमन ने उसके सर पर मारते हुए कहा, इडियट लड़की, क्या करती है तू? चल। कहते हुए सुमन अमानत का हाथ पकड़कर कॉरिडोर से लिफ्ट की तरफ जाने लगी। वो दोनों लिफ्ट के पास पहुंचे ही थे कि तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और अबीर के साथ कई सारे बॉडीगार्ड्स बाहर आए। अबीर को लिफ्ट से बाहर आते हुए देखकर अमानत ने सुमन की तरफ देखा। दोनों के चेहरे पर डर नजर आ रहा था। अबीर का ध्यान जैसे ही कॉरिडोर में खड़ी अमानत पर गया, उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। वो तेज कदमों से चलता हुआ अमानत और सुमन की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। वही उसे इस तरफ आते हुए देखकर सौरभ ने कहा, सच में यार, क्या पर्सनैलिटी है इसकी, अस्तित्व से हैंडसम बंदा मैंने पहली बार देखा है। कुछ भी कहो, अथर्व राठौर का खून जबरदस्त है। सौरभ की बात सुनकर वेदांत ने उसे घूरते हुए कहा, ये अस्तित्व का होने वाला साला है, तो इसलिए अब अस्तित्व को खुद को और स्ट्रांग बनाना होगा, क्योंकि ये इंसान बहुत खतरनाक है और अगर इसे अस्तित्व के बारे में पता चल गया तो ये अमानत को हमेशा हमेशा के लिए अस्तित्व से दूर कर देगा और अस्तित्व ऐसा नहीं होने देगा। वेदांत की बात सुनकर सौरभ ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता यार, बचपन से प्यार करता है वो। माना कि पहले प्यार का एहसास नहीं हुआ, पर बच्चा था तब वो, अब बड़ा होने के बाद उसे अपने प्यार का एहसास हो चुका है, तो वो अपने प्यार को खुद से दूर कैसे जाने देगा। हम भी देखते हैं कि अस्तित्व का साला यहाँ पर करने के लिए क्या आया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अस्तित्व के एक्सीडेंट के पीछे इसी का हाथ हो। सौरभ की बात सुनकर वेदांत ने उसे घूरते हुए कहा, अगर उसे एक्सीडेंट करना होता तो इस वक्त अस्तित्व जिंदा नहीं होता। अस्तित्व ने खुद अपनी कार को ट्रक से ठोका था, तो इसमें गलती अस्तित्व की है। वेदांत की बात सुनकर सौरभ चुप हो गया। वहीं अबीर जाकर अमानत और सुमन के पास खड़ा हो गया। उसने गुस्से से कहा, आपको घर से अकेले निकलने की इजाजत किसने दी अमानत, वो भी इतनी रात को? अबीर की डरावनी आवाज सुनकर अमानत ने अपना चेहरा नीचे झुकाते हुए कहा, भाई वो हम बस उसे देखने के लिए आए थे, उसका एक्सीडेंट हो गया। कहते हुए अमानत अपने निचले होंठ को चबाने लगी। अस्तित्व यहाँ पर एडमिट है, ये बात अबीर को पहले ही पता चल गई थी। उसने गुस्से से कहा, कौन है वो जिसके लिए आप इस तरह से मुझे बिना बताए घर से निकल आई? अगर आपको कुछ हो जाता तो? अमानत ने धीरे से कहा, भाई कुछ नहीं होता, हम ड्राइवर अंकल के साथ आए हैं। सच में हमने खुद ड्राइव नहीं किया। अमानत की बात सुनकर अबीर ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, अभी के अभी घर जाओ तुम दोनों। कहते हुए उसने अपने पीछे खड़ी बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा। उन्होंने अपना सर हिलाया और अमानत और सुमन को लेकर वहां से जाने लगे। अमानत ने घबराते हुए कहा, भाई प्लीज उसे कुछ मत करना, प्लीज भाई। अमानत की बात सुनकर अबीर ने गुस्से से कहा, अमानत घर जाओ। अबीर की डरावनी आवाज सुनकर अमानत चुपचाप सुमन के साथ वहां से चली गई। उनके जाते ही अबीर तेज कदमों से चलता हुआ सौरभ और वेदांत की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। उसे अपनी तरफ आते हुए देख सौरभ ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, क्या यह हम दोनों की गर्दन दबाने के लिए आ रहा है या फिर हम दोनों को भगवान के पास भेजने के लिए? देख यार, मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता, इसलिए तू मेरे आगे जाकर खड़ा हो जा। वैसे भी तेरे पास तो दिमाग भी नहीं है और तेरा कोई काम भी नहीं है धरती पर मेरा बहुत काम है। अगर मैं मर गया तो धरती का विनाश हो जाएगा। सौरभ की बकवास सुनकर वेदांत ने गुस्से से उसके पैर पर लात मारते हुए कहा, अगर एक और बकवास तेरे मुंह से निकली तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुझे छत से नीचे धक्का दे दूंगा। सौरभ ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, पागल आदमी, चुप रह जा। देखते हैं कि अब ये क्या करता है।
कहते हुए सौरभ डरते हुए अपने सामने अपने पास आ रहे अबीर की तरफ देखने लगा। उसने हंसते हुए कहा, मिस्टर अबीर राठौर, आप यहाँ पर? अबीर ने गुस्से से कहा, कहाँ है वो अस्तित्व शेखावत? अबीर की आवाज़ सुनकर वेदांत ने कहा, आपको क्या काम है? अबीर बहुत गुस्से में था। वही वेदांत बिल्कुल शांति से बात कर रहा था। वेदांत के सवाल को सुनकर अबीर ने गुस्से से कहा, क्या काम है से क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी बहन आधी रात को मुझे बिना बताए घर से निकलकर उसे यहाँ देखने के लिए आई थी और तुम्हें लगता है कि मुझे उससे कोई काम नहीं होगा? चुपचाप बताओ कि कहाँ है वो? वेदांत ने एक वार्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहाँ पर है। कहते हुए वो खुद आगे चलने लगा। अबीर तेज कदमों से चलता हुआ वेदांत के पीछे वार्ड के अंदर आ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, अस्तित्व शेखावत, आखिर चाहते क्या हो तुम? अस्तित्व जो कि बेड पर आकर अमानत की बातों को याद करके मुस्कुरा रहा था। अबीर की आवाज़ सुनकर उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अबीर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, साले साहब, आप आखिर आ ही गए अपने जीजा जी के दर्शन करने के लिए। कहते हुए अस्तित्व मुस्कुरा रहा था। वही उसकी बात सुनकर अबीर के चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। एपिसोड 95। अबीर ने गुस्से से अस्तित्व को उंगली दिखाते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती या फिर अपनी जान देना चाहते हो? आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरी बहन से दूर रहो। अगली बार से अगर तुम मुझे उसके आसपास भी नजर आए तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा ये मैं खुद नहीं जानता। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, साले साहब, इस तरह से अपनी होने वाली बहन के हस्बैंड को धमकी नहीं देते। अगर मुझे कुछ हो गया तो आपकी बहन कितना रोएगी। जस्ट इमेजिन कितना प्यार करती है वो मुझे। अस्तित्व की बात सुनकर अबीर ने गुस्से से कहा, वो तुमसे प्यार नहीं करती है, इसलिए बकवास बंद करो और अगली बार से मेरी बहन के आसपास मत भटकना, वरना सच कह रहा हूँ तुम्हारी जान ले लूंगा। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, पर अगर आपकी बहन मुझसे प्यार करती होगी तो क्या करोगे आप? वो तो खुद मेरे पास आना चाहती है। मैंने तो उसे ब्रेकअप करने का ऑप्शन भी दिया था पर वो ही नहीं मान रही है। यकीन नहीं होता तो ये देखो। कहते हुए उसने मुस्कुराते हुए साइड टेबल पर रखा हुआ अपना मोबाइल उठाया और अबीर के सामने कर दिया जिसमें एक वीडियो चल रहा था। अस्तित्व लगातार कह रहा था कि उसे ब्रेकअप करना है। वही अमानत गुस्से से उसे सुना रही थी कि वो ब्रेकअप नहीं कर सकता। वीडियो देखने के बाद अबीर के चेहरे का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उसे इतने गुस्से में देखकर अस्तित्व ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, साले साहब, इतना गुस्सा मत कीजिए। इतनी जल्दी अगर गुस्सा करेंगे तो आगे कैसे सब कुछ देखेंगे? मैं तो कहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके अपनी बहन के हाथ पीले कर दीजिए, मैं जल्दी से आपको मामा बना दूंगा। अस्तित्व की बात सुनकर अबीर ने आगे बढ़कर उसकी कॉलर को पकड़ते हुए कहा, अपनी घटिया जुबान से मेरी बहन का नाम लेने की जरूरत नहीं है। बचपन में जब वो तुम्हारे पीछे भागती थी तो तुम उसे रुलाते थे और अब जब वो बड़ी हो चुकी है, तुम्हें भूल चुकी है, तो तुम उसके पीछे पड़े हो। क्या तुम बचपन का बदला ले रहे हो? तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की चीज है या नहीं? तब वो बच्ची थी पर अब वो बड़ी हो चुकी है। जो बचपन में हुआ है उसे भूल जाओ। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, बदला नहीं ले रहा हूँ, बल्कि बचपन में जिस तरह से वो मेरे पीछे पड़ी थी उसके बाद मैं चाहकर भी उसे नहीं भुला पाया। रही बात उसके पीछे पड़ने की, तो उसके पीछे मैं सिर्फ इसलिए हूँ जस्ट बिकॉज आई लव हर। मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, इतना जितना तुम सोच भी नहीं सकते, और उसे खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा, कभी भी नहीं। उसे मेरा होना ही होगा। और रही बात उसकी, तो वो मेरे हर रूप से प्यार करती है। वो अपने प्रिंस चार्मिंग को जरूर भूल गई है, पर वो इस सुपरस्टार से प्यार करती है जो कि मैं हूँ। अस्तित्व की बात सुनकर अबीर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही सुना आपने साले साहब। द ग्रेट सुपरस्टार एज मैं ही हूँ जिससे आपकी बहन प्यार करती है, और अब तो वो मेरे असली नाम, मेरी असली पहचान से भी प्यार करने लगी है। अस्तित्व शेखावत मतलब 3 लोगों से प्यार करती है। एक के बारे में भले ही वो भूल गई है, अपने प्रिंस चार्मिंग के बारे में, पर बहुत जल्दी उसे सब कुछ याद आ जाएगा और उसके बाद वो मेरे पास वापस आ जाएगी। अस्तित्व की बात सुनकर अबीर ने चिल्लाते हुए कहा, बकवास बंद करो। बचपन की बात बचपन में छोड़ दो, और रही बात सुपरस्टार से प्यार करने की, तो वो प्यार नहीं करती, वो ऑब्सेस्ड है। उसे तुम्हारे गाने पसंद है, इसका ये मतलब नहीं कि वो तुमसे प्यार करती है। अपने दिल और दिमाग में चल रहे फालतू ख्यालों को अपने दिल और दिमाग से निकाल दो। मेरी बहन तुमसे प्यार नहीं करती, न तुम उसके लायक हो। उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें इस दुनिया से दफा कर दूंगा। अबीर की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हिम्मत है तो वो बात आपने मुझसे कही है, वो बात अपनी बहन से कहो कि वो हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाए।
अगर वो खुद से मुझसे दूर हो गई ना तो सच में मैं उसके आसपास भी नहीं जाऊंगा, ना कभी उसे परेशान करूंगा, ना उसकी याददाश्त वापस आने का इंतजार करूंगा। मैं हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला जाऊंगा। वादा करता हूं, पर ये बात उससे कहो, अगर वो खुद मुझसे दूर होना चाहे तो ही मैं उसे दूर जाऊंगा। अस्तित्व ने बेफिक्री से कहा, मैं चैलेंज देकर कहता हूं कि वो कभी मुझसे दूर नहीं होगी और बहुत जल्दी उसे सब कुछ याद आ जाएगा। बस कुछ दिन उसके बाद उसे सब कुछ याद आ जाएगा। सब कुछ, हमेशा हमेशा के लिए मैं उसे अपनी बना लूंगा। अस्तित्व की बात सुनकर अबीर ने चिल्लाते हुए कहा, बकवास बंद करो, और रही बात चैलेंज की तो मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ। 15 दिन है तुम्हारे पास। 15 दिन का वक्त है। अगर 15 दिन में तुमने उसे अपने बारे में याद दिला दिया या वो तुमसे प्यार करने लगी तो मैं खुद तुम दोनों के रिश्ते के खिलाफ नहीं जाऊंगा, कभी कुछ नहीं कहूंगा। पर अगर 15 दिन में तुम उसे कुछ भी याद नहीं दिला पाए तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर यहाँ से जाना होगा। अबीर की बात सुनकर अस्तित्व के चेहरे के एक्सप्रेशन सीरियस हो गए। कुछ देर तक सोचने के बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। 15 दिन है मेरे पास। ये 15 दिन डिसाइड करेंगे कि अस्तित्व के अस्तित्व में अमानत लिखी है या नहीं। कहते हुए अस्तित्व ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, इस चैलेंज को मैं जीत कर ही रहूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए सिलीगल, सिर्फ तुम्हारे लिए। अस्तित्व की बात सुनकर अबीर ने गुस्से से कहा, अपना प्रॉमिस तोड़ना मत, वरना मुझे तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। 15 दिन, सिर्फ 15 दिन है तुम्हारे पास। कहते हुए अबीर पैर पटकते हुए वहां से चला गया। अबीर के जाते ही सौरभ और वेदांत ने उसके पास आकर गुस्से से कहा, अस्तित्व, तेरा दिमाग खराब हो गया है। तुझे डॉक्टर की बात याद है या नहीं? उसकी मेमोरी धीरे धीरे वापस आएगी, इतनी जल्दी मेमोरी वापस आना इम्पॉसिबल है। डॉक्टर ने कहा था कि उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, पर फिर भी इतने साल होने के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आया और तूने 15 दिन के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। तू पागल हो गया है क्या? तू सच में हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला जाएगा? वेदांत और सौरभ की बात सुनकर अस्तित्व ने अपनी आंखों को बंद करके बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है, अगर वो मेरी किस्मत में लिखी है तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा। मैं उसे सब कुछ याद दिलाकर रहूंगा, चाहे फिर कुछ भी क्यों ना हो जाए। अस्तित्व की बात सुनकर सौरभ ने मुंह बनाते हुए कहा, ये पागल आशिक प्यार में पागल हो गया है और कुछ भी बकवास कर रहा है। इसकी बकवास सुनकर मुझे लग रहा है कि इसे मेंटल हॉस्पिटल भेजने की जरूरत है। अस्तित्व ने उन दोनों की बातों को इग्नोर करके अपनी आंखों को बंद कर लिया। वही अबीर ने बाहर आकर गुस्से से कहा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हें अपनी बहन की जिंदगी में नहीं आने दूंगा। कभी भी नहीं, तुम्हारा सच जानने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। कहते हुए अबीर कार में बैठकर राठौर मेंशन के लिए निकल गया। इस वक्त वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो अमानत से बहुत गुस्सा था क्योंकि अमानत ने उस इंसान को चुना जिस इंसान से वो अमानत को दूर करना चाहता था, बचपन में भी और अभी भी। मन्नत और अथर्व इस वक्त यहाँ पर नहीं थे, इसलिए अमानत की पूरी जिम्मेदारी अबीर पर थी। राठौर मेंशन में अमानत इस वक्त अपने बेड पर पेट के बल लेटकर कुछ सोच रही थी। उसके चेहरे पर डर नजर आ रहा था। उसने खुद से कहा, अगर भाई ने उसे कुछ कर दिया तो, कहीं भाई ने उसका मुंह तोड़ दिया तो। पहले से ही उसे चोट लगी हुई है, भाई बहुत गुस्से में थे। अगर भाई ने सच में उसके साथ कुछ कर दिया तो मैं क्या करूंगी? अमानत खुद से बात कर ही रही थी कि सुमन, जो कि उसके रूम के सोफे पर बैठकर मजे से चॉकलेट खा रही थी, उसने हंसते हुए कहा, अरे मेरी जान फिक्र क्यों कर रही है? वहां पर मेरा वेदांत भी तो था, वो अपने दोस्तों से बहुत प्यार करता है, वो भाई को कुछ नहीं करने देंगे। सुमन की बात सुनकर अमानत ने पलटकर गुस्से से उसके ऊपर पिलो फेंक कर मारते हुए कहा, तुम बकवास बंद करो। तुम जानती हो ना कि भाई का गुस्सा कितना खतरनाक है, वो गुस्से में कुछ भी कर देते हैं। अगर सच में उन्होंने कुछ कर दिया तो वो पहले से ही हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा हुआ है। अगर भाई ने सच में उसके साथ कुछ कर दिया ना तो वो सीधा आईसीयू के बेड पर। सुमन ने उसे शांत करते हुए कहा, शांत हो जा, जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी तू कौन सा उससे प्यार करती है? तू तो उससे पीछा छुड़ाना चाहती है। सोच कि अगर भाई के मुंह के खाते ही वो भगवान के पास चला गया तो तेरे लिए तो अच्छा ही होगा ना। सुमन की बात सुनकर अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने गुस्से से सुमन को उंगली दिखाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, कैसी बातें कर रही हो? हमने कब कहा कि हम उससे प्यार? कहते हुए अमानत चुप हो गई। अचानक से जैसे उसे एहसास हो गया हो कि वो क्या बोलने वाली थी। उसे चुप होते हुए देखकर सुमन ने हंसते हुए कहा, कुछ बोल रही थी तुम? जल्दी बताओ यार।
भाई आते ही होंगे, फिर वो गुस्सा करना स्टार्ट कर देंगे और फिर मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा क्योंकि मुझे भाई के गुस्से से डर लगता है। सुमन की बात सुनकर अमानत के चेहरे पर भी डर नजर आने लगा। उसने डरते हुए कहा, डर तो हमें भी लग रहा है, पता नहीं भाई किस तरह रिएक्ट करेंगे। वैसे भी उन्हें पता चल गया है कि हमने उसे सबके सामने कैंटीन में किस किया था। उन्होंने हमसे सवाल भी किया था पर हमने वक्त रहते उनके सवाल को टाल दिया। पर अब क्या करेंगे अगर भाई ने सच में हम पर गुस्सा किया तो? वैसे उन्होंने कभी हम पर हाथ तो नहीं उठाया, पर इस बार जैसी हरकत हमने की है हो सकता है कि वो हमारा मुंह तोड़ दे। हमें बहुत डर लग रहा है। भाई इतने स्ट्रांग है, अगर उन्होंने एक थप्पड़ भी मारा तो हमारा नाजुक था गाल तो लाल हो जाएगा। अमानत की बात सुनकर सुमन ने उसे शांत करते हुए कहा, शांत हो जा भाई, तुझे थप्पड़ कभी भी नहीं मारेंगे, हालांकि वो गुस्सा कर सकते हैं। वैसे तूने काम भी गुस्सा करने वाला किया है, इस तरह से बेशर्मों की तरह सबके सामने जाकर तूने किस किया है तो ये कोई नॉर्मल बात तो नहीं होगी, और वैसे भी एक भाई के लिए ये बहुत बड़ी बात है। सुमन की बात सुनकर अमानत अपने नाखून चबाने लगी। रात के 12 बजे बज चुके थे और अबीर अभी तक वापस नहीं आया था। सुमन भी शायद आज यहीं पर रुकने वाली थी क्योंकि अमानत ने उसे जाने ही नहीं दिया था। कुछ देर के बाद एक सर्वेंट अमानत को बुलाने के लिए उसके रूम में आ गई। उसने अपना सर झुकाते हुए कहा, अबीर सर आपको स्टडी रूम में बुला रहे हैं। अमानत जो कि अभी तक डरी हुई थी, जैसे ही उसने ये सुना उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। उसने अपने नाखून चबाते हुए कहा, लगता है कि भाई आज सच में हमारा काम तमाम करने वाले हैं, भगवान जी बचा लो। इतनी जल्दी आपके पास नहीं आना, अभी तो शादी भी नहीं की, अभी तो बच्चे पैदा नहीं किए। अगर इतनी जल्दी आपके पास आ गए तो हमारे होने वाले बच्चों का क्या होगा? उनकी मम्मी तो आपके पास आ जाएगी, वो दुनिया में कैसे आएंगे? ऐसा मत करना भगवान जी। अमानत को बकवास करते हुए देखकर सुमन ने कहा, अगर बकवास हो गई हो तो चली जा मेरी माँ, चली जा। देखते हैं कि आखिर भाई के दिमाग में क्या चल रहा है। अगर उनके दिमाग में कुछ खतरनाक चल रहा होगा तो भी तुझे पता चल जाएगा, और अगर वो गुस्सा करने वाले होंगे तो भी तुझे पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रुकने से कुछ नहीं होने वाला। तुझे जाना तो भाई के पास ही है। अगर तुझे डर लग रहा है तो मैं तेरे साथ चलती हूँ। सुमन की बात सुनकर अमानत की आंखें चमकने लगी। तभी सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, पर भाई गुस्सा करेंगे क्योंकि उन्होंने जो कहा है वही पूरा करना होगा। उन्होंने सिर्फ तुझे बुलाया है, इसलिए तुझे ही जाना चाहिए। मैं घर चलती हूँ वरना मेरी माँ कल मेरी टांगे तोड़ देगी। कहते हुए सुमन वहां से भाग गई। अमानत ने चिल्लाते हुए कहा, धोखेबाज है तू, ऐसे कैसे मुझे छोड़कर भाग सकती है? सुमन ने हंसते हुए कहा, स्वीटहार्ट जान बचे तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए, इसलिए मुझे फिलहाल अपनी जान बचानी है। तू चली जा भाई, तुझे कुछ नहीं करेंगे, पर मुझे जरूर बहुत सुनाएंगे कि मैंने कुछ क्यों नहीं बताया। वैसे भी उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तेरी सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें दिया करूं। कहते हुए सुमन वहां से भाग गई। अमानत अपने नाखून चबाते हुए धीमे कदमों से चलती हुई स्टडी रूम के सामने आकर खड़ी हो गई, पर अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दरवाजा खोलकर अंदर जा सके। अमानत अभी दरवाजे पर चक्कर लगा ही रही थी कि उसे अंदर से अबीर की डरावनी आवाज सुनाई दी, अमानत अंदर आ जाओ। दरवाजे पर नहीं बुलाया है बल्कि रूम के अंदर बुलाया है। अबीर की आवाज सुनकर अमानत ने खुद से कहा, अमानत। कहते हुए अमानत घबराते हुए जल्दी से रूम के अंदर आ गई जहां पर अबीर गुस्से से बैठा हुआ था। तो दोस्तों आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।